हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा एक चैप्टर जिसका नाम है इंडस्ट्री 1947 से लेके 1990 तक। ठीक है, तो बच्चों थोड़ी सी कुछ बातें समझते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमें विरासत में अंग्रेज़ों ने इकोनॉमी दी, उस इकोनॉमी में इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं थी। इंडस्ट्री एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी। उन अंग्रेज़ों ने हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को ख़त्म कर दिए थे। हमारे देश के अंदर लघु उद्योग और जो कुटीर उद्योग थे, यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग थे, इंडस्ट्री थी छोटी छोटी घरों में लगी हुई थी, अंग्रेज़ों ने सबको ख़त्म कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने जो इकोनॉमी हमें गिफ्ट में दिया, देखा जाए तो उस इकोनॉमी में इंडस्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इंडस्ट्री उन्होंने टोटली एंड करके ख़त्म करके दिया, टोटली इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके दिया। ठीक है, और जो हैंडीक्राफ्ट्स थे तो अंग्रेज़ों ने हैंडीक्राफ्ट्स को भी ख़त्म कर दिया। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि जब अंग्रेज हमारे देश को आज़ादी दे के गए तो उस वक्त हमारे देश में इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं थी। इंडस्ट्री के नाम पे अगर हम बोले तो सिर्फ दो तरह की इंडस्ट्री थी, एक कॉटन टेक्सटाइल और दूसरी जूट टेक्सटाइल। यानी कि इंडस्ट्री हमारे पास देखा जाए तो सिर्फ दो तरह की थी, एक तो जूट टेक्सटाइल और दूसरा कॉटन टेक्सटाइल। तो बच्चों देखा जाए तो सिर्फ दो इंडस्ट्री थी, एक तो जूट टेक्सटाइल्स और दूसरी थी कॉटन टेक्सटाइल्स। ठीक है, और इसके अलावा आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन में दो जगह इंडस्ट्री लगी हुई थी, एक जमशेदपुर में आयरन इंडस्ट्री और सेकंड था कोलकाता में। तो एक कोलकाता में और जमशेदपुर में आयरन की भी इंडस्ट्री थी और जूट इंडस्ट्री थी और कॉटन इंडस्ट्री थी। तो बच्चों देखा जाए तो सिर्फ 3-4 इंडस्ट्री के भरोसे पूरे देश को नहीं चलाया जा सकता। इतना बड़ा भारत है, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इंडस्ट्री के नाम पे सिर्फ एक जूट की इंडस्ट्री थी, कॉटन की इंडस्ट्री थी और जमशेदपुर में और कोलकाता में थोड़ी सी आयरन की इंडस्ट्री थी। तो इन 3-4 इंडस्ट्री के भरोसे देश को नहीं चलाया जा सकता था। तो उसके बाद हमारे जो प्लानर्स थे 5 ईयर जब प्लान बनाए तो उनको ऐसा लगा कि भाई पहले तो हमने एग्रीकल्चर का विकास किया, ठीक है, खेतों का विकास किया, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया, लेकिन अब हमें फोकस कर देना चाहिए इंडस्ट्री के ऊपर। तो उन सब ने अपना फोकस किसके ऊपर किया? इंडस्ट्री के ऊपर। उनको एक बात बिल्कुल समझ में आ गई कि इंडस्ट्री की ग्रोथ के बिना किसी भी कंट्री की ग्रोथ नहीं हो सकती। बात बिल्कुल ठीक है बच्चों कि अगर किसी भी देश में इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं होती है तो नॉर्मल सी बात है उस देश की ग्रोथ नहीं हो पाती है। सिर्फ एग्रीकल्चर के भरोसे देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में इनकम हमेशा कम होती है, एग्रीकल्चर अनसर्टेन होता है क्योंकि बारिश पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होती है। ठीक है, और एग्रीकल्चर में जो इनकम होती है वो फिक्स इनकम नहीं होती है। एग्रीकल्चर में परमानेंट जॉब नहीं होती है, कई महीनों तक इंसान को बेरोजगार रहना पड़ता है। एक बार फसल बोने के बाद कई महीनों तक बेरोजगार रहना पड़ता है। तो सिर्फ एग्रीकल्चर के भरोसे देश के लोगों की कंडीशन अच्छी नहीं की जा सकती, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं किया जा सकता और देश तरक्की नहीं कर सकता, देश की जीडीपी नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारे प्लानर्स थे उनको ये बात समझ में आ गया कि भाई हमारे देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और एक बात और बता दो बच्चों, जितनी भी कंट्री बैकवर्ड कंट्री होगी उन सब में एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी पॉपुलेशन डिपेंड होगी और जब कंट्री धीरे धीरे तरक्की कर रही होगी, धीरे धीरे जब डेवलपमेंट की प्रोसेस पे जाएगी तो होता ये है कि एग्रीकल्चर से लोग निकल के किस में आते हैं? इंडस्ट्री में। तो ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत जरूरी था। ठीक है, जिस देश में जो देश सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ होगा वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा और जो देश तरक्की कर रहा होगा, ग्रोथ कर रहा होगा, डेवलपमेंट कर रहा होगा, उस देश में क्या होगा? इंडस्ट्री की ग्रोथ ज़्यादा होगी और एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम रहेगी। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे देश तरक्की करता है वैसे वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पे पॉपुलेशन कम होती जाती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो अब हमारे प्लानर्स को ये बात समझ में आ गई थी कि इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया? इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कुछ काम स्टार्ट किए। तो धीरे धीरे वो सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम समझते हैं कि इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है देश के लिए। तो बच्चों अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम सबको एक बात पता है कि इंडस्ट्री की जो प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की, वहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर लेबर की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में। एग्रीकल्चर में लेबर की प्रोडक्टिविटी हमेशा कम रहती है और इंडस्ट्री में लेबर की प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा रहती है। इसका एक कारण बताता हूँ क्यों। हाँ, तो बच्चों समझते हैं थोड़ा सा कि इंडस्ट्री का फ़ायदा। पहले इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं कि इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। प्रोडक्टिविटी का मतलब है लेबर
जो अर्निंग करता है वो इंडस्ट्री में ज़्यादा करता है और एग्रीकल्चर में कम करता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ बच्चों मैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ बातें समझ लेते हैं। पहला, इंडस्ट्री के अंदर जो होता है ग्रेटर कैपिटल इंटेंसिव या इंटेंसिटी, इसका मतलब ये है कि जितनी भी इंडस्ट्री होती है बच्चों उनमें कैपिटल इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा। इसका मतलब मशीनों का यूज़ ज़्यादा होता है, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्री होगी वहाँ मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन होती है, कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन लगातार होता रहता है। और वहाँ पे ग्रेटर स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन भी पाया जाता है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ लेबर भी बोल सकते हो। और इंडस्ट्री का एक और, इंडस्ट्री के अंदर एक बात है और कि वहाँ पे इकोनॉमीज मिलती है, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। अभी सारी बातें समझाता हूँ। और एक खास बात और है इंडस्ट्री की, वो है लेस डिपेंडेंस ऑन नेचुरल फैक्टर्स। बच्चों देखो, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में इन सब की कमी होती है, लेकिन इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में देखो क्या खास बात है। पहला, ग्रेटर कैपिटल इंटेंसिटी। इसका मतलब ये होता है, कैपिटल इंटेंसिटी का मतलब होता है मशीनों का इस्तेमाल। इंडस्ट्री में मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और एग्रीकल्चर के अंदर मशीनों का इस्तेमाल कम होता है। तो बच्चों मशीन जो होती है काम फास्ट करती है, जल्दी कर देती है, और एग्रीकल्चर में मैक्सिमम काम हाथों से ही होता है, ये लेबर के द्वारा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर के अंदर, यानी कि श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल होता है, यानी कि पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है इंडस्ट्री के अंदर। दूसरे नंबर पे कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार प्रोडक्शन, यानी कि इंडस्ट्री की एक खास बात ये होती है कि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है बच्चों वो लगातार होता है, लेकिन एग्रीकल्चर की बात करें तो प्रोडक्शन लगातार नहीं होता। एक बार फसल किसान बो देता है, एक बार किसान बीज बो देता है, तो बीज बोने के कम से कम काफ़ी टाइम, कम से कम जैसे मान लो बीज को पकने में 5 या 6 महीने लग गए, तो 5 या 6 महीने किसान बेरोजगार रहेगा। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में एक लेबर रोज़ काम पर जाता है, रोज़ काम पर जाता है, आता है, रोज़ जाता है, रोज़ आता है, और वो हर महीने सैलरी लेता रहता है। तो यानी कि इंडस्ट्री के अंदर लेबर को हर महीने सैलरी मिलती है, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर किसान को हर महीने इनकम नहीं आती। वो एक बार फसल बो देता है तो कम से कम 5-6 महीने बाद जब फसल पकेगा तो उसको बेचेगा, तब जाके 5 या 6 महीने बाद उसके पास इनकम आएगी। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर की है कि इनकम जो है परमानेंट नहीं आती। एक बार फसल बोने के बाद 5-6 महीने बाद ही इनकम आएगी, क्योंकि फसल 5-6 महीने बाद पककर तैयार होगा और 5-6 महीने बाद ही इनकम आएगी। लेकिन इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो इंडस्ट्री में हर महीने सैलरी मिलती है। ठीक है, और वर्कर जो होते हैं रेगुलर काम करते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन होता है, काम हमेशा चलता रहता है, प्रोडक्शन हमेशा होता रहता है। ठीक है, और प्रोडक्शन लगातार होगा तो बच्चों प्रोडक्शन का रिलेशन होता है जीडीपी से। तो अगर प्रोडक्शन लगातार बढ़ता रहेगा तो जीडीपी भी देश की बढ़ती रहेगी। और बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो और एग्रीकल्चर का, तो इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि काम का बंटवारा कर देते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर एक काम कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, मतलब एक इंडस्ट्री के अंदर एक काम कई प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो प्रोसेस ए का काम कुछ लेबर को दे देते हैं, फिर प्रोसेस बी का काम दूसरे लेबर को दे देते हैं, प्रोसेस सी का काम तीसरे लेबर को दे देते हैं, प्रोसेस डी का काम किसी और लेबर को दे देते हैं। यानी कि हर एक लेबर को थोड़ा थोड़ा काम बांट देते हैं। इससे क्या होता है कि हर एक लेबर अपना काम कर करके एक्सपर्ट हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है। तो इंडस्ट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है। स्पेशलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं विशिष्टीकरण। इसका मतलब होता है कि जब हर एक लेबर को एक सेपरेट काम दिया जाता है तो उस काम को लेबर ज़्यादा फास्ट कर पाता है और ज़्यादा अच्छे से कर पाता है।
लेकिन बच्चों एग्रीकल्चर और डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर में इंडस्ट्री के अंदर लेबर को डिवाइड कर दिया जाता है कि इतना काम तुम्हें करना है, इतना काम तुम्हें करना है, इतना काम तुम्हें करना है, लेबर का डिवीजन भी हो जाता है। लेकिन बच्चों एग्रीकल्चर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एग्रीकल्चर में एक ही इंसान सारा काम करता है, मतलब वही बीज बोएगा, वही हल जोतेगा, वही उसमें पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड खेतों में डालेगा, वही फसल को काटेगा, वही मार्केट में बेचने के लिए लेके जाएगा। तो वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, स्पेशलाइजेशन नहीं होती एग्रीकल्चर के अंदर। और इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल का मतलब होता है कि इंडस्ट्री के अंदर बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, मशीनों से प्रोडक्शन होता है। तो जब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है तो हमें कई तरह की बचत होती है, कई तरह के फ़ायदे होते हैं, कई तरह की सेविंग्स होती है। तो उन्हीं सेविंग्स को बोला जाता है इकोनॉमीज। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। हमेशा इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, मशीनों का इस्तेमाल होता है। तो लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन होता है कहाँ पर, इंडस्ट्री के अंदर। तो और जब लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे हमें कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, कई तरह की बचत होती है हमें। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या होता है, प्रोडक्शन जो होता है काफ़ी छोटे लेवल पे होता है क्योंकि हमारे देश के किसान गरीब हैं, उनके पास छोटी छोटी ज़मीन है। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, प्रोडक्शन छोटे लेवल पे होता है तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता हमारे देश के किसानों को, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल नहीं मिल पाता। और इंडस्ट्री की एक खास बात और देख लो, लेस डिपेंडेंस ऑन नेचुरल फैक्टर। बच्चों इंडस्ट्री कभी भी बारिश पे या धूप पे नहीं टिका हुआ। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या होता है कि काम हमेशा चलता रहता है, नेचुरल फैक्टर्स पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होता। एग्रीकल्चर की कमी है कि वो नेचुरल फैक्टर जैसे मानसून पे डिपेंड होता है। अच्छी बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, सूखा पड़ गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी, फसल पैदा ही नहीं होगी, या बाढ़ आ गया तो भी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर की ये भी कमी है। तो बच्चों इतने सारे फ़ायदे हैं इंडस्ट्री के, और एग्रीकल्चर के अंदर यही सारी कमियाँ भी है। इस वजह से एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी पीछे रह गया है। ठीक है, और हमारे देश में आज भी लगभग 50% के आसपास लोग एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर से जो इनकम आती है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत कम है, लगभग 17-18% है। तो इसका मतलब कि एग्रीकल्चर में इनकम बहुत कम आती है। ठीक है, तो अब हम इम्पॉर्टेंस पढ़ते हैं इंडस्ट्री का। तो पहला इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंडस्ट्री में ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा कमा के कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में। लेकिन एग्रीकल्चर में जो लेबर होता है वो क्या करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, उसकी उत्पादकता कम होती है, वो जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया है। सेकंड बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। हमारे देश में बच्चों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करूं तो एग्रीकल्चर ने बहुत बड़ी जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं 2014 की, तो 2014 में लगभग हमारे देश में 47.1% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। यानी कि एग्रीकल्चर ने बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जॉब दी हुई है, एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर से जीडीपी में सिर्फ 18% का कंट्रीब्यूशन आता है। इसका मतलब ये कि हमारे देश में जो जीडीपी है, हमारे देश की इंडिया की जो जीडीपी है, उस जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है। यानी कि देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी बहुत बुरी तरह से कम हुई है। यानी कि लगभग देखा जाए तो 50% पॉपुलेशन, 47.1% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और एग्रीकल्चर से जो कमाई हो रही है वो सिर्फ 18% की हो रही है। बच्चों 47.1% लोग वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, लेकिन एग्रीकल्चर से जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिर्फ 18%, जो बहुत कम है। यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी पॉपुलेशन लगी है, 47.1% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी है, तो एग्रीकल्चर से इनकम भी कम से कम 40-45% आनी चाहिए, लेकिन इनकम एग्रीकल्चर से कितनी आ रही है, सिर्फ 18% आ रही है। तो देखा जाए तो बहुत कम आ रही है। ठीक है, यानी कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड है। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो बच्चों इंडस्ट्री की एक खास बात क्या होती है, इंडस्ट्री जो है हमारे देश में बहुत से लोगों को जॉब दे सकता है। ठीक है, आज हमारे देश में बहुत सारे लोग, धीरे धीरे इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, और आज हमारे देश में बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री में रोज़गार मिल चुका है, जॉब मिल चुकी है। इंडस्ट्री में जो नौकरी करते हैं उनकी जॉब परमानेंट होती है, उनकी जॉब फिक्स होती है। ठीक है, और इंडस्ट्री में उनको इनकम भी अच्छी खासी मिल जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब एक बात और बताता हूँ मैं तुम्हें, समझना ध्यान से। इंडस्ट्री में अगर कोई लेबर काम करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से
जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी कोई लेबर ज़्यादा कर पाएगा। जैसे एक लेबर एग्रीकल्चर में काम करेगा तो इनकम बहुत कम कमा पाएगा, लेकिन वही लेबर इंडस्ट्री में काम करेगा तो वो इनकम ज़्यादा कमाएगा। ठीक है, यानी सिंपल वर्ड में अगर कोई लेबर एग्रीकल्चर में काम करेगा तो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन कम कर पाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, और इतनी सारी कमी है एग्रीकल्चर के अंदर। लेकिन अगर वही लेबर इंडस्ट्री के अंदर काम करता है तो इंडस्ट्री में मशीनों का इस्तेमाल होता है, काम लगातार होता रहता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इंडस्ट्री के। तो जिस वजह से इंडस्ट्री में काम करने के अगर कोई लेबर काम करेगा तो जीडीपी में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। बात समझ में आ गई? तो या इससे हमारी जीडीपी और बढ़ेगी। यानी सिंपल वर्ड में बताता हूँ, अगर कोई लेबर एग्रीकल्चर में काम करता है तो वो क्या करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, वो कम प्रोडक्शन करेगा, जिस वजह से जीडीपी भी कम रहेगी देश की। लेकिन अगर वही लेबर इंडस्ट्री में काम करेगा तो इंडस्ट्री में काम करने से क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने से क्या होगा, देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि आज हमारे देश में एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप इंडस्ट्री की वजह से ही हो पा रहा है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर जो है आजकल वो इंडस्ट्री पर डिपेंड है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर में आज के टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीनों का इस्तेमाल होने लग गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर देखा जाए तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। लेकिन बच्चों एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक इंडस्ट्री पर डिपेंड है। एग्रीकल्चर करते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो चीज़ हमें इंडस्ट्री बना कर देते हैं। तो इंडस्ट्री का एक और फ़ायदा वो ये कि इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। जैसे मैं कुछ बातें बताता हूँ, हमारे एग्रीकल्चर को चाहिए मशीन और टूल्स चाहिए। मशीन में क्या क्या चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, थ्रेसर मशीन चाहिए, पंपिंग मशीन चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, ठीक है, पेस्टिसाइड्स चाहिए, स्टोरेज चाहिए और ट्रांसपोर्ट चाहिए। बच्चों इतनी सारी चीज़ें चाहिए एग्रीकल्चर को। ये सारी चीज़ें कौन देता है एग्रीकल्चर को? इंडस्ट्री। जैसे सुनो ध्यान से, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर को ट्रैक्टर चाहिए तो ट्रैक्टर एग्रीकल्चर को कौन ला कर देगा? इंडस्ट्री ही देगी, इंडस्ट्री ही ट्रैक्टर बनाएगी। ठीक है, हार्वेस्टर मशीन चाहिए, थ्रेसर मशीन, पंपिंग सेट, ट्यूबवेल, ये सारी मशीनें एग्रीकल्चर को चाहिए तो कौन ला के देगा? इंडस्ट्री ही तो बनाएगी। तो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को मशीनें देती है। इसी तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि रासायनिक उर्वरक, ये भी कौन? इंडस्ट्री बनाती है और एग्रीकल्चर को देती है। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये कौन बनाता है? इंडस्ट्री बनाती है और एग्रीकल्चर को देती है। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब माल को लाना और ले जाना एक जगह से ट्रक के द्वारा या किसी गाड़ी के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, तो ये सब कौन बनाता है? ट्रक, गाड़ी, ट्रेन कौन बनाता है? इंडस्ट्री बनाती है। तो यानी कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हमारे देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो। तो बच्चों ये भी बात तुम लोगों को समझ में आ गई। और लास्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस का, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों हमारे देश में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और सारे रिसोर्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में नहीं हो सकता। जैसे ज़मीन एक रिसोर्स है तो एग्रीकल्चर में ज़मीन का इस्तेमाल हो जाता है। पशु भी हमारे देश में जैसे गाय, भैंस, बैल क्या है? एक रिसोर्स है, इसका इस्तेमाल भी एग्रीकल्चर में हो जाता है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे और भी रिसोर्स है जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, पैसा और भी बहुत कुछ है हमारे देश में। तो बच्चों इतनी सारी चीज़ें हमारे देश में है, इतने सारे रिसोर्सेज हमारे देश में हैं, तो कम से कम लाखों करोड़ों रिसोर्सेज हमारे टाइप के रिसोर्सेज हैं जो हमारे देश में हैं। अब इतने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं किया जा सकता क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत कम रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर देश में जितने भी रिसोर्सेज है सबका इस्तेमाल हो जाता है। इंडस्ट्री में कोई कबाड़ा हो उसका भी इस्तेमाल हो जाता है। स्क्रैप जो निकलता है स्क्रैप का, या कोई वेस्ट मटेरियल निकलता है, इंडस्ट्री उसका भी इस्तेमाल कर लेती है। हमारे घरों से जो कूड़ा करकट निकलता है उन कूड़ों का भी इस्तेमाल कर लेती है इंडस्ट्री, उसका भी इस्तेमाल करके खाद वाद बना देती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री क्या करती है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब हमारे देश में जितने भी टाइप के रिसोर्सेज हैं हर तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल इंडस्ट्री के अंदर हो जाता है। और हर तरह के रिसोर्स का इस्तेमाल इंडस्ट्री के अंदर होने के बाद क्या होता है कि देश तरक्की कर जाता है। एग्रीकल्चर सारे रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, एग्रीकल्चर में कुछ रिसोर्स का ही इस्तेमाल हो पाएगा, जैसे ज़मीन का इस्तेमाल हो जाएगा, पशु का इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन हमारे देश में और जो बाकी रिसोर्स है उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर नहीं कर सकता। तो बच्चों ये टॉपिक तो हमारा हो गया कवर।
अब तुम लोग क्या करो, जल्दी से इसमें जो भी तुम्हें नोट करना है कर लो। अब उसके बाद में थोड़ी देर बाद कुछ स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई है, इसको नोट कर लो जल्दी से। हाँ तो बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने, तो अब हम आगे समझते हैं हाँ कि स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, स्ट्रेटजी मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, नीति थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या थी। तो बच्चों समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारे देश की जो गवर्नमेंट थी उसको ये बात समझ में आ चुका था, हमारे देश की जो गवर्नमेंट थी उसको ये बात बिल्कुल समझ में आ चुका था कि इंडस्ट्री की ग्रोथ के बिना कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसी अपनाई जिससे हमारे देश की इंडस्ट्री ग्रोथ कर पाए, डेवलप कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनाई। सबसे पहला था एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। बच्चों पब्लिक सेक्टर क्या होता है थोड़ा समझा दूं मैं इसको अच्छे से। हमारे सामने दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। तो ये बातें याद रख लेना, एक होता है पब्लिक सेक्टर, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। तो अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या फ़र्क है थोड़ा सा हम समझते हैं। बच्चों पब्लिक सेक्टर में जितनी भी कंपनी आती है वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। ठीक है, तो जब हमारे देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा रहा था और उसके लिए स्ट्रेटजी बना रही थी, तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि सारी की सारी इंडस्ट्री किसके पास होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर के पास होनी चाहिए, यानी सिंपल वर्ड में गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इंडस्ट्री कम से कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हमारे देश में हमारे पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार के पास एक ही कंपनी थी, उसका नाम था रेलवे। यानी कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के पास एक ही इंडस्ट्री थी, कौन सी, रेलवे की, और बाकी सारी इंडस्ट्री प्राइवेट थी। लेकिन जब देश के में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट का सोचा जाने लगा तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि सारी इंडस्ट्री किसके पास होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर में सारी इंडस्ट्री होनी चाहिए, यानी कि सारी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यही पॉलिसी अपनाई, सारी इंडस्ट्री को अपने पास रखा, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये काम सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं है। यानी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं है। बच्चों अब यहाँ पे बात ये आई कि गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगा कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को ये बात क्यों ऐसा लगा, फिर से समझना, सुनना क्या है। गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंट्री में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर ही कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। तो बच्चों इसके पीछे कई सारे कारण थे। पहला कारण ये था कि हमारे देश में जो लोग हैं उनमें इनकम की और वेल्थ की इनइक्वालिटी पाई जाती है। हमारे देश में जो लोग हैं उसमें इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी पाई जाती है। हमारे देश में कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग बहुत गरीब थे, और कुछ लोग इतने गरीब थे कि भूख से मर जाते थे। तो यानी कि हमारे देश में अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत बड़ी खाई थी। अगर इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाता तो इससे होता ये कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाता, और प्रॉफिट कमा कमा के खुद का ही पेट भरता, और गरीब लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता। ठीक है, गरीब लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता, और गरीब लोग और गरीब हो जाते, गरीब लोग मर जाते, शायद गरीब लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाता। ठीक है, तो सरकार को ये बात समझ में आ गई, तो सरकार ने कहा कि हम क्या करेंगे, मेजर इंडस्ट्री हम अपने पास रखेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री कहाँ पे रखेंगे, सरकार ने क्या सोचा कि इंडस्ट्री को कहाँ पे रखेंगे, हम अपने पास रखेंगे। इंडस्ट्री को अपने पास रखेंगे, उस इंडस्ट्री को हम चलाएंगे, उस इंडस्ट्री से प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, लोगों के वेलफेयर पे खर्च करेंगे। यानी कि अगर ये इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर पे होता और तो प्राइवेट सेक्टर को जो प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर खुद ही अपने घर में रखता, पब्लिक पे खर्च नहीं करता। लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में अगर इंडस्ट्री रहेगी तो वो इंडस्ट्री जो प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट के पैसे को किस पे खर्च किया जाएगा, जनता के भलाई के लिए किया जाएगा, सोशल वेलफेयर पे उस पैसे को खर्च किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। और दूसरी बात ये कि पब्लिक सेक्टर में अगर इंडस्ट्री होगी तो पब्लिक सेक्टर जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करेगी
उस गुड्स को लोअर प्राइस पे गरीब लोगों को बेचा जाएगा, ठीक है, लोअर प्राइसेस पे गरीब लोगों को बेचा जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी लोअर प्राइस पे अपने गुड्स को नहीं बेचता, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अगर पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री रहेगी तो इंडस्ट्री जो भी प्रोड्यूस करेगी वो गरीब लोगों को या सबको लोअर प्राइस पे बेचेगी ताकि सबका भला हो, और प्रॉफिट को भी लोगों पे खर्च कर देगी, जनता पे खर्च करेगी ताकि जनता का भला हो। तो इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि सारी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, दूसरे नंबर पे दूसरी बात ये आती है कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। क्या बच्चों? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, अपनी इंडस्ट्री को वहीं पे लगाएगा जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी हो। तो बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? इंश्योरेंस आता है, बैंकिंग आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, रोड्स आते हैं, रेलवे आता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का भी ज़्यादा मन नहीं था कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करने का। दूसरे नंबर पे हमारे देश में कुछ बेसिक इंडस्ट्री लगानी थी, की इंडस्ट्री लगानी थी, और बेसिक और की इंडस्ट्री लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के पास ना तो पैसा था और ना ही कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर था। और जो प्राइवेट सेक्टर थे उनका मन भी नहीं था इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का। उसका एक कारण बताता हूँ बच्चों। कारण ये था कि भारत का मार्केट काफ़ी छोटा था उस टाइम पे, और भारत एक गरीब देश था। भारत में सारे प्रोडक्ट सेल हो भी नहीं पाते उनके, तो उनको ऐसा लगा कि भारत में उतना ज़्यादा प्रॉफिट है भी नहीं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड भी नहीं थे इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। और ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। और एक बात और बता दूं, प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा भी नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर किसी इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट कर पाए या कोई इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर चला पाए, क्योंकि आज़ादी के टाइम पे हमारा देश इतना ज़्यादा अमीर नहीं था कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी थे। जैसे आज हमारे देश में टाटा, बिरला, अंबानी, ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने अमीर अमीर लोग हैं। तो बच्चों उस टाइम पे इतने अमीर लोग देश में नहीं हुआ करते थे, ठीक है। उस टाइम पे हमारे देश में अमीर लोगों की गिनती बहुत कम थी, ठीक है। तो वो लोग क्या थे कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, तो ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से किसी इंडस्ट्री में वो पैसा लगाना भी नहीं चाहते थे, और उनको मालूम था कि कोई बेनिफिट भी उनको नहीं मिलता। बात समझ में आ गई? उनको बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि इंडिया का मार्केट छोटा था, इंडिया में गरीब लोग ज़्यादा थे, तो इंडस्ट्री में उनको बेनिफिट नहीं मिलता। और प्लस प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा भी नहीं था कि किसी इंडस्ट्री को खरीद के, गवर्नमेंट से खरीद के वो चला सकें, ठीक है। उनकी कैपेसिटी के बाहर था। और अगर हम बात करें तो बच्चों गवर्नमेंट सेक्टर की खास बात थी कि गवर्नमेंट सेक्टर बैकवर्ड, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगी, बैकवर्ड एरिया में भी इंडस्ट्री लगाएगी, जिससे हमारे देश में पूरे देश का ग्रोथ होगा, पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। जैसे लेकिन अगर हम बात करें कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहाँ लगाएगी, तो बच्चों प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री वहीं लगाएगी जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अच्छा खासा मिल जाए, और गवर्नमेंट, ठीक है, और ये उसी एरिया में अपने बिजनेस को लगाएगी जो एरिया काफ़ी डेवलप हो, ठीक है। बैकवर्ड एरिया में प्राइवेट सेक्टर कभी भी जाना नहीं चाहेगा। इससे क्या होगा, अगर इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती तो प्राइवेट सेक्टर बैकवर्ड एरिया में नहीं जाता, ये सिर्फ डेवलप एरिया में ही अपने बिजनेस को लगाता। इससे क्या होता, कुछ स्टेट बहुत अमीर हो जाते और कुछ स्टेट बहुत गरीब हो जाते, तो संतुलन नहीं बन पाता, ठीक है, बैलेंस नहीं हो पाता, ठीक है, और देश ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन अगर सारी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के हाथ में होगी तो पब्लिक सेक्टर क्या करेगा, इंडस्ट्री को बैकवर्ड एरिया में भी लगाएगा। इससे जो एरिया डेवलप है वो भी तरक्की करेंगे और जो बैकवर्ड एरिया है वो भी तरक्की करेगा, और कंट्री का बैलेंस ग्रोथ होगा। बैलेंस मतलब हर एक राज्य का, हर एक स्टेट का, हर एक गांव का एक साथ ग्रोथ होगा, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर कभी भी बैकवर्ड एरिया में इंटरेस्टेड नहीं होते इंडस्ट्री लगाने के लिए, लेकिन पब्लिक सेक्टर क्या है, देश की भलाई चाहते हैं, तो ये बैकवर्ड एरिया में भी इंडस्ट्री को लगाते हैं। और अगर इससे क्या होगा बच्चों, तो पब्लिक सेक्टर के पास अगर इंडस्ट्री होगी तो इससे डिस्पैरिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रीजनल डिस्पैरिटी कम हो जाएगी, क्षेत्रीय असमानता कम हो जाएगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो एक आध पॉइंट और समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इंडस्ट्री होता तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत वेस्ट करते, क्योंकि इनका मेन मकसद क्या होता है, इनका मेन मकसद है प्रॉफिट। ये देश का रिसोर्स वेस्ट हो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर के हाथ में इंडस्ट्री रहेगी तो पब्लिक सेक्टर क्या करेगी, रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करेगी ताकि रिसोर्स की वेस्टेज कम हो, ठीक है।
एक एग्जांपल देता हूँ मैं। कोल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, कोल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने अपने पास ये रखा या नेशनलाइज कर दिया ताकि कोल को यानी कोयला को ज़्यादा वेस्ट ना किया जाए। सिंपल वर्ड में बच्चों, प्राइवेट सेक्टर के पास अगर इंडस्ट्री जाएगी तो देश के रिसोर्सेज को बहुत वेस्ट करेंगे वो, क्योंकि उनको रिसोर्स से कोई मतलब नहीं, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है। और अगर पब्लिक सेक्टर के पास इंडस्ट्री होगी तो पब्लिक सेक्टर क्या करेगा, रिसोर्स को वेस्ट होने से बचाएगा। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने पे बहुत फोकस किया गया। पहली स्ट्रेटजी तो ये थी। दूसरी स्ट्रेटजी थी कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने नहीं देना, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने नहीं देना। ऐसा क्यों बच्चों, क्यों गवर्नमेंट चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ ना हो? तो बच्चों इसके ऊपर एक कारण बताता हूँ मैं तुम्हें कि प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती थी। देखो बच्चों, किसी भी देश के अंदर अगर प्राइवेट कंपनी ग्रोथ करती रहे और ग्रोथ करते 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 बहुत बड़ी कंपनी बन जाए, जाइंट कंपनी बन जाए, तो जब प्राइवेट कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है तो उसकी मोनोपोली बन जाती है। मोनोपोली बन जाती है जिसको हम बोलते हैं एकाधिकार। क्या बोलते हैं उसको हम? एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है बच्चों, यानी कि उस कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी, यानी कि अगर प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती तो प्राइवेट सेक्टर इतनी बड़ी कंपनी बन जाता, इतनी बड़ी कंपनी बन जाता प्राइवेट सेक्टर कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो था एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाती। ठीक है, और बहुत बड़ी कंपनी बनने के बाद क्या होता है कि जो बड़ी कंपनी होती है वो देश के पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करती है। ठीक है, देश के पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करती है और मतलब यानी कि सिंपल वर्ड में वो क्या करती है, गवर्नमेंट को बार बार धमकी देती है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में की मोनोपोली बन जाती है, मोनोपोली मतलब प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारे लोगों की नौकरी होती है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट को धमकाने लग जाती है, गवर्नमेंट को डराने लग जाती है, गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में कर लेती है, उस देश पे कब्जा करना स्टार्ट कर देती है। तो गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ग्रोथ कर जाए। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशन और यानी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाए प्राइवेट सेक्टर के लिए। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन मतलब बहुत ही कड़े कानून बनाए, बहुत ही कड़े कानून और नियम बनाए प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर के लिए दो तरह के कानून बनाए गए थे, मैं कानून के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। एक था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। देखो बच्चों, प्राइवेट सेक्टर के को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 बनाया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि गवर्नमेंट ने कहा कि हर प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से। क्या करना पड़ेगा? सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर तुम अपने यानी प्राइवेट सेक्टर अपने बिजनेस को के नए ब्रांचेस खोलना चाहता है या नई कंपनी, नई फैक्ट्री, कोई नई इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, लाइसेंस लेना एक कंपलसरी कर दिया। और दूसरा कानून क्या था? MRTP एक्ट, जिसको हम बोलते हैं मोनोपोलीज। ठीक है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। एक बार चेक कर लो, दिख रही है? तो बच्चों हुआ ये कि प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना कर जाए, उसके लिए मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 गवर्नमेंट ने बनाया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्री की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो जाए, उसको रोका गया। और जिस इंडस्ट्री के पास 100 करोड़ की एसेट्स होगी, उस इंडस्ट्री पे
ये MRTP एक्ट लागू होगा। जिस इंडस्ट्री में 100 करोड़ की एसेट्स होगी उस इंडस्ट्री पे क्या होगा, MRTP एक्ट 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा की, सिंपल वर्ड में सुनो, जिस इंडस्ट्री के पास 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा की एसेट्स होगी उस पर MRTP एक्ट यानी कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लागू होगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उस इंडस्ट्री पे बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाता है, गवर्नमेंट उसको रोकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक आइडिया ये था, यानी कि सिंपल वर्ड में इन दोनों एक्ट को लाने का मतलब ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी मोनोपोली ना बन पाए। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आ गया। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने कुछ और भी काम किए। वो काम क्या थे, क्रिटिकल इनपुट, यानी सिंपल वर्ड में गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे इनपुट्स को, जो जैसे किसी भी इंडस्ट्री के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है तो मटेरियल को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा। और किसी भी इंडस्ट्री को बिजनेस करने के लिए, जैसे कोई भी इंडस्ट्री दूसरे देश से के साथ बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, फॉरेन एक्सचेंज, मतलब डॉलर, यूरो, पाउंड, यानी दूसरे देश की करेंसी चाहिए होती है। तो दूसरे देश की करेंसी उसको चाहिए होती है, तो दूसरे देश की करेंसी पे भी गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कर लिया था। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो अब आगे और थोड़ा समझते हैं। गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी बनाई, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे बताता हूँ। हाँ देखो, 2 एक्ट तो बनाए थे। इस 2 एक्ट के अलावा गवर्नमेंट ने मटेरियल पे भी अपना कंट्रोल किया था और फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर, पाउंड, क्योंकि हम एक इंडस्ट्री दूसरे देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहती है तो उसको जरूरत पड़ती है किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी को भी अपने कंट्रोल में रखा था ताकि प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ ना कर पाए बहुत ज़्यादा। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। बच्चों, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए, रुको इसको मिटा देता हूँ मैं, हमारे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमें इस अपने देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 2 उपाय अपनाए। डोमेस्टिक मतलब हमारे देश की घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 उपाय अपनाए, टैरिफ एंड कोटा। क्या था बच्चों, टैरिफ एंड कोटाज। कोटाज, तो बच्चों देखो 2 चीज़ थी, एक था टैरिफ और दूसरा था कोटा। तो हमारे घर की इंडस्ट्री को, घरेलू इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को विदेशी कंपटीशन से, विदेशी कंपनियों से बचाने के लिए, ऐसा के लिए गवर्नमेंट ने टैरिफ और कोटा की पॉलिसी अपनाई। बच्चों अब तुम कहोगे सर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंट्री की कंपनी से क्यों बचाने की जरूरत पड़ी, तो सिंपल वर्ड में सुनो बच्चों, हमारे देश की जो इंडस्ट्री थी उस टाइम पे बहुत ही छोटी इंडस्ट्री थी इंडिया के अंदर, और विदेश की जो विदेश यानी फॉरेन कंट्री की जो इंडस्ट्री थी वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। अगर वो बड़ी इंडस्ट्री हमारे इंडिया के अंदर आ जाती तो छोटी इंडस्ट्री को खा जाती, छोटी इंडस्ट्री को ख़त्म कर देती, तो छोटी इंडस्ट्री का तरक्की नहीं हो पाता, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो इस वजह से गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कोई बाहर की बड़ी इंडस्ट्री आके हमारे देश की छोटी इंडस्ट्री को ख़त्म कर दे। तुमने देखा होगा बच्चों कि बड़ी कंपनी विदेश से आती है इंडिया, जैसे इंडिया के अंदर माइक्रोमैक्स, लावा हो गया, ओनिडा, इन सब के फ़ोन आजकल क्यों नहीं आते, क्योंकि रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, ये बड़ी कंपनियों ने छोटी कंपनियों को ख़त्म कर दिया है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए टैरिफ और कोटा अपनाया। टैरिफ के अंदर क्या था कि विदेशों से जो भी हम इंपोर्ट करते थे उस इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट हैवी टैक्स लगा देती थी। टैक्स लगने से इंपोर्ट महंगे हो जाते थे, और महंगे होने से क्या था कि हम विदेशों से इंपोर्ट करना कम कर दिया हमने, और हम अपने देश में ही प्रोडक्ट बनाने लग गए। बात समझ में आ गई। जो प्रोडक्ट हम विदेशों से इंपोर्ट करते थे उस पर गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, टैरिफ, मतलब टैक्स लगा दिया। टैक्स लगने से क्या हुआ, उनकी कॉस्ट बढ़ गई, वो महंगे हो गए, विदेशी प्रोडक्ट हमारे लिए महंगे हो गए। इससे क्या हुआ, सारे इंडियन प्रोडक्ट खरीदने लग गए, ठीक है, और सारे इंडियन प्रोडक्ट खरीदने लग गए, और इंडिया के अंदर सारे प्रोडक्ट बनने लग गए, और इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे ग्रोथ करने लग गई। और कोटा का मतलब एक लिमिट बना, कोटा मतलब होता है एक लिमिट, मैक्सिमम लिमिट को बोलते हैं कोटा, मैक्सिमम लिमिट। तो विदेशों से हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं उस पर एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई, गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दिया कि इस लिमिट से ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक लिमिट लगा दिया कि एक लिमिट तक ही हम विदेशों से इंपोर्ट आयात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते।
तो गवर्नमेंट का मकसद ये था, गवर्नमेंट को मालूम था कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री कंपटीशन करना सीख जाएगी, और जब कंपटीशन करना सीख जाएगी तो हम पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन को हटा देंगे। लेकिन जब तक हमारी इंडस्ट्री छोटी है और इनको कंपटीशन करना नहीं आता है, तब तक हम पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन अपनाएंगे। विदेशी प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करेंगे विदेशों से, उस पर टैक्स लगाएंगे और एक लिमिट फिक्स कर देंगे, ताकि ज़्यादा लिमिट इसलिए लगाएंगे ताकि हम ज़्यादा विदेशों से इंपोर्ट ना करें, ठीक है। इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा। फिर उसके बाद हाँ, एक लास्ट स्ट्रेटजी है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने अपनाई है बच्चों, वो है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बच्चों 1955 की बात है, 1955 में गवर्नमेंट ने करवे कमेटी बनाया। कौन सी कमेटी, नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, करवे कमेटी। तो गवर्नमेंट ने करवे कमेटी बनाया। इस करवे कमेटी ने बताया कि किसी भी देश की तरक्की तभी हो सकती है जब उस देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि छोटे छोटे इंडस्ट्री, यानी कि जिसको लघु उद्योग और कुटीर उद्योग बोलते हैं, ये तरक्की करे। तो जिस देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, ठीक है, तो उस देश में क्या होगा, उस देश में इंडस्ट्री जो है ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो पाएगी, ठीक है, और वो देश भी ज़्यादा तरक्की कर पाएगा। तो करवे कमेटी ने बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी स्मॉल इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लघु और कुटीर उद्योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि मतलब गवर्नमेंट ने पूरा फोकस कर दिया किस पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस कर दिया कि अब हम इसके डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के क्या फ़ायदे हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस इतना समझ लेते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम कैसे मेजर करते हैं। हम इन्वेस्टमेंट के द्वारा मेजर करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री छोटी स्मॉल है और कौन सी स्मॉल नहीं है, कैसे मेजर करेंगे, इन्वेस्टमेंट के द्वारा। 1950 की अगर हम बात करें तो 1950 में जिस इंडस्ट्री में 5 लाख रुपए की कैपिटल लगी होती थी, ठीक है, या 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट होती थी, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता था। लेकिन ये डेफिनेशन धीरे धीरे बदलती रहती है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें 2021 की, तो इस वक्त स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको बोलते हैं जिसमें 5 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना।